हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल में जो आपका पार्ट 4 होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट आता है भारतीय युग। तो इस वीडियो में भारतीय युग को पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ना थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ना तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने तीनों चीज़ आपको समाहित कर दिया है। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपके हैं, जरूरी वाले क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी आपकी है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और जो महत्वपूर्ण आपकी इसमें थ्योरी है ना, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। इसके पहले भी हमारे आपने वीडियो देखा होगा, है ना। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप लोग देखते चलिएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, जितना भी पार्ट होता है सब कुछ हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराते हैं। 120 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट होता है। समय समय पर आपकी मैराथन क्लासें भी आपको दी जा रही हैं, ठीक है ना। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलटी ग्रेड में कतई आपको शिकायत नहीं मिलेगी, नहीं सर जी हिंदी में अभी हम कमज़ोर हैं। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़ जाते हैं तो आपको हिंदी में एक भी समस्या आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। भारतीय युग को पढ़ेंगे, उससे पहले 4-5 पॉइंट आपके हैं आधुनिक काल के, है ना, क्योंकि उसी पार्ट से निकल कर आया है भारतीय युग। तो 4-5 क्वेश्चन आपके आधुनिक काल का जो स्टार्टिंग होता है वो पॉइंट होंगे, फिर भारतीय युग आपका आएगा, उसी में आपको ये पॉइंट आपको मिलेंगे। इसी वीडियो में सब कुछ आपका है। तो पहला पॉइंट देखो आपसे दिया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है। तो देखो, जो आधुनिक काल है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, याद रखिए। आधुनिक काल को इस नाम से, किस नाम से, तो आप कहेंगे सर गद्य काल के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी आधुनिक काल के गद्य भाव का जो आविर्भाव है वो सबसे प्रधान आपकी घटना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, गद्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उससे पहले एक पॉइंट आपको मिलता है कि सर आधुनिक काल का समय क्या है ना। तो देखो, आधुनिक काल को हमने गद्य काल भी कहा है ना। साथ में आपसे पूछेगा सर ये आपका 1900 से लेके अब तक आपका जो समय है वो आपके आधुनिक काल है, जिसको हम लोग गद्य काल के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो आधुनिक काल का वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा। तो चार पॉइंट में आपको मिलेंगे, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायावादोत्तर युग। हमने आपको छायावादी युग आपको पहले ही वीडियो आपको दे दिया है, सबसे बेस्ट आपका वीडियो होगा, आपने देखा होगा। अगर नहीं आपको मिला है तो आप सीधा है कि आप छायावादी युग बाय देव सर आप डाल लीजिएगा या चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो छायावादी युग के बारे में एक एक बारीकी पॉइंट आपको पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपका आज भारतीय युग पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 पॉइंट आपके दिए गए हैं कि सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि आपकी मानी जाती है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल के नाम से अवगत किया गया है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वान, देखो हमने ऊपर से आपको ये पॉइंट बताने का प्रयास किया है। क्या दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया गया है कि यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि है। अधिकांश विद्वान ने इस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना है। याद रखें, अधिकांश लगा दिया है तो इस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना गया है। तो देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान किया गया है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका आ रहा है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। हमने इसलिए आपको समझाया क्योंकि यहाँ पर आपका देखो गद्य काल भी लिखा होगा, ये गद्य काल भी लिखा है, लेकिन हमने कहा अधिकांश शब्द अगर लगा देता है तो सर याद रखना है कि ये जो समय चल रहा है 19वीं शताब्दी वाला समय, ये आधुनिक काल है। हालांकि आधुनिक काल को ही गद्य काल कहते हैं, है ना, लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है अधिकांश लगाता है तो अधिकांश विद्वान ने 19वीं शताब्दी वाले समय को आधुनिक काल कहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इस बात को समझ में आ गया ना। हाँ, बिल्कुल समझते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल को है इसको किस नाम से जाना है, इन्होंने क्या नाम दिया है। तो याद रखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा सर, गद्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बी नंबर गद्य काल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। साथ में अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, जहां पर आपको 99 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको हिंदी साहित्य के दिए जा रहे हैं, जो कि आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक आपके हो जाएंगे। साथ में आपका जो हिंदी में जो आपको मिलेंगे एकांकी, उपन्यास, नाटक, वो सब चीज़ आपको इसी में है। साथ में 3D नोट्स आपके होंगे, प्रमुख कवि और रचनाएं होंगी। टेस्ट सीरीज भी आपको है और टेस्ट सीरीज में आपको मालूम है 25 एग्जामों को टारगेट करके टेस्ट सीरीज बनाई गई है।
आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगा। सी टेट क्या है आपका हो जाएगा, एलटी ग्रेड की आपके कर रहे हैं, यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, या बैंक आपका रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम, लगभग 25 एग्जाम जो आपके होते हैं, है ना, लगभग वो सब टेस्ट सीरीज इसी में है और इतने ही पैसे में है, यानी 99 में ही है। साथ में क्लास नोट्स जैसे हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, अभी आप देखेंगे इसमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे, ये पॉइंट भी आपको फ्री में आपको मिल जाएंगे, यानी क्लास नोट्स भी आपको उसमें दी जाएगी। साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी हैं, 2000 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी, इतना आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन कहीं भी इधर उधर से नहीं जाएगा। बाकी जो बचे हुए 2-4 क्वेश्चन होंगे हम आपको टेस्ट पेपर व मॉडल पेपर आपको कराते हैं। साथ में यहाँ पर दे सकते हैं जीवन परिचय भी आपको दिए गए हैं, लगभग 30 महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी आपके होंगे। जीवन परिचय मतलब जीवनी, जिसमें आपको एक एक बारीकी पॉइंट में आपको बताया गया है कि कौन सी रचना काव्य है, क्या एकांकी, हर एक चीज़ आपकी है, और पूरा का पूरा हिंदी साहित्य मात्र 99 में है, जिसमें हर चीज़ आपकी सुविधा है। तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, ऐप को डाउनलोड करिएगा देव जी के ट्रिक ऐप को, और वहाँ से आप लोग 99 रुपये में पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है ना। आइए भैया, क्वेश्चन आपके सामने है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से दिया है, तो हमने कहा सर ये आपका आंसर भी हो जाएगा गद्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, 2 पॉइंट आपका पढ़ेंगे, 2-3 पॉइंट के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और जब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। यानी 1 मिनट क्वेश्चन को पहले अगर थ्योरी पढ़ लिया जाए फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आपका ही जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको बेस्ट हो जाएगा। देखो हमने कहा सर ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। क्या हैं? ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु जो आपकी है 1932 में हरिद्वार में हुई। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो सर्वाधिक प्रिय कवि हैं आपके कौन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बिहारी हैं। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे और सब क्वेश्चन आपके पीवाई की पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला देखो आपसे दिया गया है कि सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर। तो हमने कहा सर सतसई जो आपकी है बिहारी की है, लेकिन यहाँ पर बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता बेजोड़ आपकी है, जो कि यहाँ पर इनका टीका है, यानी किसी पर टिप्पणी की गई होती है तो उसका टीका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर रस दोनों में ही रचनाएं आपका किया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसेसे ऑन क्रिस्टिज्म का रोला छंदों में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया है। अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो याद रखना है। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। याद रखिए रत्नाकर जी की जो आपकी पत्रिका का नाम है वो आपका है साहित्यिक सुधा निधि है। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी आपकी चुने गए थे, ठीक है ना। ये 1930 में कलकत्ता में इनके कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि आपको मिलेंगे भी। याद रखिए हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक तथा फुटकर, ये रचना आपके रत्नाकर के हैं। अब पूरे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि आपके कौन है, चलिए बताइएगा। जो हम आपको थ्योरी पढ़ा दें समझो वही आपकी रामायण है, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सब उससे सॉल्व होंगे। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन जो प्रसिद्ध कवि हैं इनमें से आपके कौन हैं, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। हमने बताया कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो आपके बिहारी थे, है ना। और ये सभापति कलकत्ता में जो आपके 1930 में चुने भी गए थे, है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो आपकी कृति छांटना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने आपको बताया कि सर जो उद्धव शतक है ना, उद्धव शतक जो आपकी है वो रत्नाकर यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है, यानी जो उद्धव शतक आपका है वो कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा में है, तो साथ ही याद रखना ये आपके ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उद्धव शतक में कितने छंद हैं, उद्धव शतक में कितने छंद हैं, तो याद रखना उद्धव शतक में 118 छंद हैं। कितने सर जी, 118 छंद आपके हैं। जो आपका उद्धव शतक है इसमें आपके 118 छंद हैं। इसमें देखा जाए तो आपकी खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन आपको देखने को मिलता है। सर यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो याद रखना ये जो आपका गंगा अवतरण है किस छंद में है, तो आपके रोला छंद में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सर जी जगन्नाथ दास रत्नाकर का सबसे प्रिय छंद कौन सा है, तो इनका सबसे प्रिय छंद जो आपका कवित्व है, क्या है, कवित्व आपका है। लेकिन यहाँ पर जो गंगा अवतरण है इसमें आपका रोला हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है
उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो कहा, कहन सबे लागी, पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी देखा जाए तो अभी तक के सभी क्वेश्चन में आपने देखा सबसे एक पॉइंट आपको भयंकर यही आपको देखने को मिला, और यही क्वेश्चन आपसे देखो एलटी ग्रेड में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर ये जो आपका भावार्थ है ये जो आपका है भावोत्कर्ष है, यानी इसमें जो बोध आपका है वो भावोत्कर्ष है। यानी देखा जाए तो सर जी उद्धव शतक से आपकी पंक्तियां ली गई हैं। उद्धव जो आपके हैं वो ब्रज पहुंचते ही गोपियां कृष्ण की जो प्रेम संदेश हैं उसको पाने के लिए बहुत उत्कंठित होती हैं, बहुत आकुलता होती हैं, आकुलता से दौड़ पड़ती हैं, और यही इसको बोलते हैं भावोत्कर्ष बोलते हैं। यानी ये प्रतीक जो आपका है भावोत्कर्ष का प्रतीक है। बात समझ में आएगा, क्लियर हुआ ना। तो ये जो आपका था एक बैकग्राउंड था आपकी किसका, आपके आधुनिक काल में, है ना। अब जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है भारतीय युग, सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय युग का अन्य नाम बताइएगा, भारतीय युग का अन्य नाम इनमें से कौन सा है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो अभी आपको बताया गया था कि सर जागरण सुधार काल या पुनर्जागरण काल, क्या बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि भारतीय युग का एक अन्य नाम जो आपका है वो पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो आपके हैं इन्होंने भारतीय में, है ना, जो रचना की दृष्टि देखा जाए तो इनका जो जन्म है उसी से यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी हो जाएगा, पुनर्जागरण काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है, पहले हम 2-4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको आप लोग पहले ही आप लोग आंसर दे लोगे। ऐसे हम लोग अगर क्वेश्चन आपके सोल्व करते रहेंगे तो तुक्का मारना और मेमोरी पर प्रेशर देना होगा। लेकिन अगर हम 2 पॉइंट आप पढ़ लेंगे, है ना, 1 मिनट अगर आपने समय दे दिया तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सब यहीं से आपके बने हैं, ठीक है ना। देखो पॉइंट दिया गया है, भारतीय युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी के क्षेत्र में भारतीय हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतीय युग नाम दिया गया है। ये इस युग में गद्य और काव्य दोनों शैलियों में ही साहित्य का सृजन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है, जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र, ये जो नाटक आपके हैं भारतीय जी के हैं और इन्होंने स्वयं इसमें अभिनय किया है, यानी इसमें एक पात्र के रूप में खुद इन्होंने यहाँ पर एंट्री किया है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारतीय जी के स्वयं अभिनय किसमें किसमें किया है, तो भारतीय जी ने कौन कौन से नाटक में, जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटकों में भारतीय जी ने स्वयं अभिनय किया है, स्वयं नाटक किया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि भारतीय हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है ना, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित रचनाओं का जो संग्रह है वो फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी बोली यानी भारतेंदु की खड़ी बोली में जो रचित कविताएं हैं उनके संग्रह को क्या कहते हैं, तो उनको संग्रह को बोलते हैं फूलों को गुच्छा कहते हैं, ठीक है ना। अभी मिलेगा क्वेश्चन। अगला देखो दिया गया है कि हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक, प्रथम पत्रकार माना गया है। हिंदी रंगमंच का जनक जो कहते हैं वो याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। हिंदी रंगमंच यानी नाटक, है ना, रंगमंच तो होता है जो आपकी नौटंकी यानी नाटक जो होता है उसके जनक भी आपकी कहा जाता है, हरिश्चंद्र की ही कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक यानी पितामह कहा जाता है। इन्हें या ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे, यानी जब बात आई है उर्दू में तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र उर्दू में रसा नाम से, किस नाम से, रसा उपनाम से कविताएं करते थे। देखो इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया है। यानी जब हम भारतीय युग पढ़ रहे हैं तो भारतीय युग में क्या हुआ कि जितने भी आपके साहित्यकारों में जो गद्य के लिए प्रयोग करते थे वो खड़ी बोली और काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। भारतीय जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। यानी यहाँ पर जो आपकी जो रचनाएं हैं वो आपकी क्या है इनको समझिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बना है कि सर जी भारतेंदु जी की जो आपकी रचनाएं जैसे कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, और मैगजीन है और आपका बाला बोधिनी, है ना, ये जो आपकी रचनाएं हैं कह सकते हैं ये जो 3 रचनाएं आपकी हैं वो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। वहीं पर देखो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बनी से, वहीं पर जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका से, है ना, याद रखिए प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका से, और जो बालकृष्ण भट्ट हैं इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने वाली पत्रिकाओं में से किसका किसका नाम आता है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर हरिश्चंद्र की पूछा, भारतेंदु जी की पूछा जाता है तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना, मैगजीन और बाला बोधिनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो आपकी है ना, उन्होंने आनंद कादम्बनी के माध्यम से,
प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। बात समझ में आई है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसी युग में 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना की गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1893 ईस्वी में आपकी हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय युग के प्रमुख कवि बताइए। तो भारतीय युग के कवियों में देखिए आपके कौन कौन से हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये जो आपके भारतीय युग के कवि हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन भारतीय युग का है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेखक किस युग का है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छे टीचर की तैयारी कर रहे हैं। छोटे मोटे एग्जाम की तो है नहीं है कि चलो हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की लहर, जहाँ झरना, सुग्राम कहानियाँ पढ़ ली, उतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये रचनाओं को भी देखना पड़ेगा, कौन सा कवि कहाँ का है ना, कौन से युग से है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है ना। देखो आपसे क्वेश्चन दिया है भारतेंदु और उनका मंडल, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, है ना। तो देखो हमने कहा सर भारतेंदु के जो आपके यहाँ, ये आपका क्लास नोट्स, यानी यही PDF आपको हमारे ऐप में भी आपको मिलेगी। अगर आपने हमारे ऐप को परचेज कर लिया है 99 रुपये में, तो आप यहाँ पर क्लास में नोट्स मत बनाइए, आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी हमारे ऐप में, वहाँ पर आप PDF को ओपन करिएगा और आराम से बढ़िया अपनी नोट्स बनाइएगा। सबसे बेस्ट आपकी नोट्स बनेगी, याद रखना है। तो यहाँ पर आप नोट्स ना बनाइए, बाकी जिनको 99 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं, है ना, वो लोग अपना यहाँ पर नोट्स बनाते रहें। 99 रुपये में आपको खूब ढेर सारा आपको मिल ही रहा है ना। लेकिन अगर आप 99 पे करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी थ्योरी मिलेगी, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, साथ में यहाँ पर क्लास नोट्स होंगे, साथ में PY की क्वेश्चन होंगे, साथ में जीवन परिचय होंगे, वो सब चीज़ें हैं। तो जो लोग परचेज कर लिए हैं, यानी 99 रुपये पे कर दिया है, तो समझो वो आपको PDF वहाँ पर आपको मिलेगी, वहाँ पर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। देखो दिया गया सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय में, सर जी जन्म मृत्यु में, यानी जन्म आपका 1850 है, मृत्यु आपकी 1885 है, जन्म स्थान आपका काशी है। पिता का नाम गोपाल चंद था, इनके गुरु का नाम, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम था सितारे हिंद। इनकी उपाधि का नाम था आपका भारतेंदु, और इनका उपनाम क्या था, रसा। अभी आपको बताया गया था ना, रसा उपनाम से एक कविता भी व्यक्त करते थे जो आपकी उर्दू में। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की जो संख्या है वो 175 है। ये जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पर, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की बात करें तो 175 है, और इनके काव्य ग्रंथों की बात करें तो 70 आपके काव्य ग्रंथ है। कितने सर जी, 70 काव्य ग्रंथ हैं। अब आप 70 काव्य ग्रंथ ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, जो जरूरी है क्वेश्चन पूछे गए वो आपको दिखा दे रहे हैं। यानी एक से आपको स्टार्ट हुआ, देखो आपका भक्ति सर्वस्व स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो प्रेम मालिका हो गया, प्रेम सरोवर हो गया, प्रेम तरंग हो गया, सतसई श्रृंगार हो गया, होली हो गया, प्रेम प्रलाप हो गया। बाकी देखो प्रेम माधुरी आपका, ये ढेर सारी इन्हीं की रचना आपकी हैं। सतसई श्रृंगार भी है, हमने कहा बिहारी ने ही, केवल बिहारी सतसई नहीं, यानी सतसई नाम से अगर आपके दिमाग में आता है कि बिहारी ने किया है तो ऐसा है नहीं है। बहुत ऐसे आपके लेखक हैं जिन्होंने, कवि हैं जिन्होंने सतसई के नाम से रचनाएं किया है। जैसे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सतसई श्रृंगार के नाम से रचना किया है। तो 16 आपकी देखो इनके ये काव्य हुए। इसके बाद देखा जाए तो आपकी ये भी आपका देखो विनेद क्या दिया है, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, है ना, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, ठीक है ना। ये ढेर सारी आपके हैं, याद रखिए। श्री राम लीला, बंदर सभा, विजयनी, देखो ये बहुत बार पूछा गया है, विजयनी विजय वैजयंती, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, ठीक है ना। साथ में सजी यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने की कविता। देखो 70 आपकी जो काव्य आपकी हैं वो आपको इसमें मिल गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सभी एक एक रचनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारतेंदु कृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। यानी मिस्र पर जब विजय प्राप्ति है तो उन समय उस सेना के बारे में विजय प्राप्ति यहाँ पर लिखे गए थे विजयनी विजय वैजयंती में। तो इतना पॉइंट आपने देखो 2-4 मिनट आपने समय दिया, लेकिन अब आप बिल्कुल हवा में उड़ाते चले जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था, बताइए भाई, खटाखट जवाब देना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर 3 नाटक का हमने नाम लिया था, जिनमें से आप दे सकते हैं जानकी मंगल, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जानकी मंगल इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं।
81 में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? तो सर याद रखना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं, जो कि पीजीटी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केंद्रीय जो आपका दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक भी थे, इन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका अंधेर नगरी है, यानी यहाँ पर नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में यहीं पर किया था और भारतेंदु ने इस संस्था में संरक्षक रहे हैं और खुद हिस्सा लिया था। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे मिस्र बंधुओं ने, है ना, जो आपका यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग का जो आपका है, तो मिस्र बंधुओं ने दोस्तों याद रखना इसको वर्तमान काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों याद रखे नई धारा प्रथम उत्थान, राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल, सर यहाँ पर केसरीनाथ शुक्ल आपका वही कॉमा हो जाएगा और रामविलास शर्मा में नव जागरण काल दिया है। बाकी अगर आपसे समय पूछता है तो समय भी आपके सामने है, तो भैया स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो दोस्तों ये जो आपका है ना परीक्षा गुरु, क्या है सर, यानी भारतेंदु युग में लेखकों का जो उपन्यास रचना की प्रेरणा है बंगाल और अंग्रेजी में उपन्यासों से प्राप्त हुई थी। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु माना जाता है ना, जो कि अंग्रेजी ढंग का आपका रहा है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए सर जी, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे। प्रेम शब्द आपको अधिकतर इसमें मिला है, हमने बताया था 70, लेकिन 70 तो नहीं रटना है, लेकिन जितनी हम आपको कम से कम पढ़ा दें वो समझो कि उतनी महत्वपूर्ण आपकी है ही है। तो हमने कहा सर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, जो कि बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है ना, जो कि बांग्ला भाषा में है, तो आप कहेंगे विद्या सुंदर आपकी है। अगला देखो दिया है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना में प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रस खान शतक, हठी अमीर, मन की लहर, मानस विनोद। वहीं पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं में देखा जाए तो भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला। सर नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो दिया गया है राधा चरण गोस्वामी। तो विधवा विलाप, नव भक्तमाल, शिशिर सुषमा, ये आपके राधा चरण गोस्वामी का है। अंबिका दत्त व्यास का जो आपके है वो आपका है पावस पचासा। सुकई सतसई, देखो क्या दिया है, सुकई सतसई, हो हरी, है ना, ये आपकी अंबिका दत्त व्यास की है। राधा कृष्णदास की बात करते हैं तो भारत बारहमासा, बहुत पूछा गया है। जो रचनाएं आपकी ज़्यादा डार्क में है ना, जैसे ये आपकी डार्क में बहुत बार पूछी गई हैं। भारत बारहमासा किसकी है? राधा कृष्णदास की है। देश दशा हो गया, कंसवध हो गया, है ना, जो कि कंसवध इनका अधूरा है, याद रखना इनकी अधूरा रचना है कंसवध, जो कि राधा कृष्णदास की। कौतुक पचासा और आनंद मंजरी, ये राधा कृष्ण की है। अगला देखो दिया गया है कि ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है आपकी देवयानी। देवयानी रचना किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। श्यामालता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, ये आपके ठाकुर जगमोहन सिंह की है। देखो भारतीय काल के अन्य कवि भी आपके रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी रचना किया है, जो जरूरी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे दिवाकर भट्ट ने यहाँ पर नक्सिक लिखा है, बहुत बार पूछा गया, नक्सिक के बारे में पढ़ा है ना, नक्सिक के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। ये सर जी 1884 ईस्वी में आपकी रही है। वहीं पर देखा जाए तो सर जी आपके राव कृष्ण देव शरण सिंह, जिनको गोप के नाम से जानते हैं, इनकी जो रचना आपका प्रेम संदेशा है। राधाचरण गोस्वामी की आपकी नौ भक्तमाल हो गई। गुलाब सिंह की आपके देखो प्रेम सतसई भी आपकी हो गई, यानी यहाँ पर गुलाब सिंह भी आपके आ गए जिन्होंने प्रेम सतसई लिखा है। अब आइएगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तदी समाज से किसका संबंध था? तदी समाज से जो संबंध था वो किसका था? तो सर ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक आपके कौन है? धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावनी, इस पंक्ति की जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन? चलो भाई, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर बी नंबर है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। याद रखना यहाँ पर जो आपका है ये पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आपकी है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा गया है?
अभी अभी पढ़ाया भी गया था। लेकिन यहाँ पर दिया है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, तो हमने कहा सर इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है ये बताना है। तो हमने कहा सर ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चाल जात इहें अति ख्वारी, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये पंक्तियाँ जो आपकी हैं वो आपकी केवीएस में पूछी गई थी और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने किया है। यहाँ पर याद रखना है ये जो किया है वो आपके बालकृष्ण भट्ट ने किया है। किसने किया है, तो लाला श्रीनिवास दास का जो संयोगिता स्वयंवर है इसमें सच्ची समालोचना जो किया है वो आपकी बालकृष्ण भट्ट ने किया है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो याद रखना है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है ना वो किया किसने है, तो आपके राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसने किया है, तो याद रखना है भारतेंदु की कवियों में हिंदी में हमने और बताया था ब्रजभाषा में मौलिक रचना यहाँ पर किया गया है। साथ में कुछ संस्कृत की अनेक रचनाओं को भी अनुवाद किया गया है। तो जो लक्ष्मण सिंह द्वारा थी ये आपकी अनुदित है रघुवंशम, मेघदूतम, है ना, ये कृतियाँ अनुवाद की गई हैं। तो यहाँ पर याद रखना है इसका जो आंसर आपका दिया है मेघदूत का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो आपके राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, क्योंकि मेघदूत ये संस्कृत में आपकी रही है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता किया है। तो अधिकांश लोगों ने क्या किया है आपकी ब्रजभाषा में। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है भारतेंदु युग के अधिकांश जो कवि है अधिकांश लगा दिया है, तो आप कहेंगे सर ब्रजभाषा। हमने कहा खड़ी बोली में है लेकिन गद्य वाला जो आपका खड़ी बोली में है, तो गद्य ज़्यादा तो मिलता नहीं है, काव्य ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। तो अभी आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। देखो ये बात हो रही है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात हो रही है, हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हरिश्चंद्र जो आपकी करते थे वो रसा के नाम से। लेकिन यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो आपके हैं इन्होंने किस नाम से किया था, तो अब्र नाम से। किस नाम से सर, अब्र नाम से, क्योंकि बात हो रही है किसकी, चौधरी जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात हो रही है। वहीं पर जब हरिश्चंद्र की बात कर रहे थे तो हरिश्चंद्र जो आपकी करते थे वो आपके रसा नाम से, क्योंकि उनका उपनाम था, है ना। और यहाँ पर जो प्रेमघन आपके वो अब्र नाम की उर्दू से कविता करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा, लाला सीताराम। क्या है, लाला सीताराम। इन्होंने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का जो अनुवाद किया है ना, इन्होंने ही किया है। तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। गोल्ड स्मृति की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, तो ये किया है श्रीधर पाठक ने किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। हमने बताया था कि भारतेंदु का जो खड़ी बोली में सभी रचनाओं का जो संग्रह मिलता है वो मिलता है फूलों का गुच्छा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन जो कवि हैं आपके इनमें से कौन है। तो भारतेंदु युग के जो आपके कवि हैं इनमें से देखा जाए तो भैया पहला ऑप्शन देखिए हरिश्चंद्र प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र अंबिका चरण दत्त। आप कहेंगे बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हरिऔध यहाँ पर है नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। द्विवेदी तो आपके है ही नहीं थे, है ना। यहाँ पर गजानन माधव शमशेर बहादुर नहीं थे, तो इसका ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का आपका नहीं है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का आपका नहीं है, तो भारतेंदु युग में आपको याद रखना है बाल मुकुंद गुप्त, है ना, बाल मुकुंद गुप्त ये भारतीय युग के आपके नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से भारतीय युग के साहित्यकार आपके नहीं हैं। हमने कहा ना कि स्टार्टिंग में 2-4 पॉइंट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पूरा का पूरा वीडियो आसान हो जाता है। तो हमने भारतीय युग के सभी आपको जो लगभग आपके थे, है ना, लेखक, वो सब आपको बताए थे। तो देखो आपको बताया भारतीय युग के साहित्यकार इनमें से कौन नहीं है। तो देखो प्रेमचंद तो आपके है नहीं है ना, प्रेमचंद तो आपके है नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो सी आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, प्रेमचंद आपके नहीं होंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। यानी भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया। तो आपको एक बात बता देते हैं कि जो हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए जो ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था कि 1884 में यहाँ पर अपनी व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण कहा जाता है। ठीक है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, सुना है ना, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भाषण सुना है।
वही आपका है बलिया में दिया था, जिसको बलिया भाषण कहते हैं, बलिया व्याख्यान इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है उसमें आपकी प्रकाशित भी हुई थी 1884 में। तो याद रखना इसका आंसर आपको दिया है, व्याख्यान जो दिया गया था वो सर जी आपका 84, यानी आप कहेंगे सर 1884 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति जो आपकी है किस युग की विशेषता है, समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति जो आपकी है वो सर जी आपके भारतीय युग की है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय युग के नाटककार आपके कौन हैं। भारतीय युग के जो नाटककार आपके हैं दोस्तों याद रखना है श्रीनिवास दास हैं। कौन है, भारतीय युग के जो नाटककार हैं वो आपके श्रीनिवास दास आपके आंसर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारतीय युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। पुष्टि मार्ग में जो दीक्षित था दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। भारतीय जो हरिश्चंद्र हैं ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, है ना, और कृष्ण भक्त आपके थे, ये क्या थे, कृष्ण भक्त थे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें जो थे, इनमें से आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर आपके आंसर में, तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। यानी कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक जो आपके थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि नीचे दो आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं, यानी कथन और निष्कर्ष दिया गया है, कथन कारण दिया गया है। पहला कथन दिया है कि भारतीय युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया। बात तो बिल्कुल सही लग रही है ना, बात बिल्कुल सही है। भारतीय युग के सभी लेखक पत्रकार आपके रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनेक पत्र पत्रिकाएं आए, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा आपका हो रहा है कि लगभग सभी आपके रहे होंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या जो कर रहा है ना वो आपका आर कर रहा है, क्योंकि अनेक पत्र पत्रिकाएं रहे हैं, तो इसका मतलब अधिकतर जो आपके रहे होंगे वो पत्रकार रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जब दे दिया है सभी लेखक, इसका मतलब भी सही है कि आपका आंसर आपका सी हो जाएगा कि इसमें जो आपके रहे हैं वो अधिकतर क्या आप बोलेंगे, जब सब दिया है तो दोनों सही है, सही आपका व्याख्या दिया गया, सभी पत्रकार आपके रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कमेंट बॉक्स में, है ना, रीतकाल आपको पढ़ाया गया है, तो रीतकाल का क्वेश्चन है कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में, और ये क्वेश्चन देने का एक रीजन होता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है कि नहीं देखा है, या ऐसे ही आपने बस थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया, है ना, उससे ये पता चल जाता है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। हमारे जैसे रीतकाल का है या आपकी छायावाद का है, आपने देखा कि इस प्रकार से आपने पढ़ा। आप पूरे यूट्यूब में आप देखिएगा, आपको भारतीय युग पढ़ने में 2-3 क्लास लग जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो आप देखिए, कहीं भी देखिए और कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, लगभग आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। साथ में हमने कहा भी है कि आपको नोट्स यहाँ पर क्लास बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 99 रुपये आपको पे करना है। 99 रुपये आप पे करते हैं तो आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आपकी जो सब कुछ आपका है वो प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको होंगे, जो पूछा जाएगा, जो आपका पूछा गया अभी तक वो सब कुछ हाईलाइट माध्यम में आपको मिलेगा। 3D नोट्स आपको मिलेंगे, जीवन परिचय आपको लगभग 30 महत्वपूर्ण कवियों की जीवन परिचय होंगे, जिसमें एक डिटेल भी आपको होगी। सिर्फ जीवन परिचय का मतलब जीवन परिचय नहीं होता है, जीवन परिचय से जुड़े हुए रचना, मेन फोकस होती है रचना कि इनकी कौन सी रचना अनुदित है, कौन सी रचना आपकी इनकी उपन्यास है, क्या कहानीकार है, क्या निबंधकार है, वो अलग अलग आपको बताया जाता है। तो जीवन परिचय पढ़ने से लगभग आधी आपकी हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाती है। साथ में आपको जो हम आपको पढ़ाए हैं ना ये क्लास नोट्स, वो भी आपको मिल जाएगी। जो टेस्ट सीरीज आपको जो हम टेस्ट पेपर करवाते हैं वो भी आपको मिलती है। साथ में PY की क्वेश्चन भी हैं, लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी आपकी होगी। और टेस्ट सीरीज हमने आपको बताया है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग 25 एग्जाम कवर किए गए हैं। आप रेलवे, SSC, JEE, है ना, आपकी यूपी पुलिस, आपके LT ग्रेड, KVS, यूपी टेट, CTET, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, है ना, सुपर टेट, इन सब की जो आपकी टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिल जाएगी। यानी 99 रुपये में सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। अब इससे सस्ता हम आपको क्या दे सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सब कुछ देखते चलिएगा। बाकी नोट्स बनाना है तो आप लोग चाहे अपना यूट्यूब से बना लीजिएगा, हम तो पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर आपको 99 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं तो आप यूट्यूब में हम आपको क्लास दे रहे हैं, लेकिन क्लास आज मिलती है, फिर आपको 2 दिन बाद मिलती है, बीच में हम आपको टेस्ट मॉडल पेपर सोल्व कराने लगते हैं, बिल्कुल क्रम से आपको मिलता है, और वहाँ पर आपको क्रम से PDF सोल्व हो जाती है। तो अपना दोनों चीज़ें आपको अगर यहाँ पर पढ़ना है तो 99 रुपये, यहाँ नहीं लगाना है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐप में लगा दोगे तो वहाँ पर सब सुविधा आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। आपकी छायावाद को तो हमने पढ़ा दिया पहले ही, छायावाद को हमने पहले ही पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, है ना। तो
तो 2 आपके और पॉइंट बचे हैं, इसके बाद आपके नाटककार, गद्यकार जो आपके हैं, एकांकी वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।